राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है कलंक। रात के 9:15 हो रहे थे। आंगन के दरवाजे में खटखट होते ही रजनी ने आंगन की तरफ वाली खिड़की खोलकर देखी तो विधवा जेठानी वैशाली अंदर घुसती है और आंगन का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर की तरफ बढ़ गई। वितृष्णा से रजनी की भुएं टेढ़ी हो गई। आ गई महारानी जी गुलछरे उड़ाकर। लाज शर्म तो बेच खाया है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका भी कोई लिहाज नहीं है। पता नहीं सुबह सवेरे सज धज कर कहाँ चली जाती है और रात को भी कहाँ मुंह काला करके घर लौटती है। थू है। उसने भड़का से खिड़की बंद कर दी। कम आयु में ही माता पिता को एक दुर्घटना में खो देने के बाद अरुण ने ही वरुण को संभाला और पढ़ाई पूरी करते ही उसका विवाह भी करा दिया। इसके कुछ ही समय बाद अरुण और वरुण इसी मकान के 2 हिस्सों में बंट गए ताकि कभी किसी भी प्रकार का कोई कलेश उत्पन्न न हो और अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। लेकिन फिर भी उनके बीच का प्रेम बना रहा। प्रेम पर्व त्योहार या कोई भी अवसर आने पर सभी इकट्ठे होकर आनंद उठाते थे। बड़े भाई अरुण के 2 बच्चे थे, 6 साल का चिंटू, 4 साल की पिंकी और वरुण अभी 1.5 साल का एक छोटा बच्चा था, विनय। वरुण अपने भाई भाभी के साथ बहुत जुड़ा हुआ था और भाभी वैशाली भी उस पर बहुत स्नेह लुटाती थी। लेकिन उन लोगों का ये लगाव रजनी को कभी फूटी आंख नहीं सुहाता था। परंतु 2 वर्ष पूर्व हृदयाघात से अरुण की मृत्यु के पश्चात घर के उस हिस्से में वैशाली अपने 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। भाई की मृत्यु पर जो राशि मिली वह वरुण ने वैशाली के नाम से बैंक में और फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा दिया और उसी के ब्याज से जो थोड़ी बहुत राशि आती थी उससे वैशाली का गुजारा चलने लगा। एक बार जाड़ों का समय था। आंगन में रजनी के हिस्से में अच्छी धूप आ रही थी। वैशाली के बच्चों ने अपनी खाट उधर डाल ली और वहां बैठकर पढ़ाई करने लगे। रजनी घर से निकली तो आग बबूला हो गई। ऐसा करो तुम लोगों की धीरे धीरे ये घर ही हत्या लो। मैं सब समझ रही हूँ कि क्या चल रहा है। उसके इतनी जोर से चिल्लाने पर वैशाली भी चौंक से बाहर निकल आई। रजनी ने चिढ़कर कहा, वाह जीजी, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हो। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम ये पूरा घर हथियाना चाहती हो ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे ऐश का जीवन गुजार सके। लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हारा मंसूबा कभी सफल नहीं होने दूंगी। वैशाली ने आहत होकर कहा, कैसी बातें करती हो रजनी, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। तुम और देवर जी तो मेरे बच्चे की तरह हो। मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी। वह तो इधर अच्छी धूप आ रही थी, इसीलिए बच्चों ने इधर खाट लगा ली। रजनी ने होठ टेढ़ा करके कहा, बच्चे की तरह और बच्चे होने में फ़र्क है। जैसी तुम्हारी मनसा दिखाई दे रही है ना, उसमें तो शीघ्र ही तुम हम लोगों को सड़क पर ले जाकर पटक दोगी। मेरा बच्चा विनय दर दर की भीख मांगने लगेगा। वैशाली की आंखों में आंसू भर आए। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। हाथ जोड़ती हूँ रजनी, ऐसी बातें मत करो। मैं किसी का क्या लूँगी, मेरा तो वैसे ही सब कुछ लुट चुका है। रजनी ने हाथ नचा कर कहा, लूट चुका है इसीलिए तो सब कुछ लूटने के प्रयास में हो। वैशाली ने बिना कुछ कहे खाट को खींचकर अपने तरफ की हिस्से में कर लिया। दोनों बच्चों के हाथ पकड़कर अंदर चली गई। उसके बाद से वैशाली और उसके बच्चे कभी मकान के इस हिस्से में नहीं आए। उस दिन रक्षाबंधन था। रजनी का मायका इसी शहर में था तो तड़क से ही मायके के लिए निकल गई थी। वरुण से 2-3 घंटे में आने का बोलकर विनय अभी सो ही रहा था तो उसने वरुण की देखरेख में विनय को वहीं छोड़ दिया। जब वह मायके से वापस पहुंची तो घर पहुंचते ही जो दृश्य उसकी आंखों के समक्ष था उसे देखकर उसका कलेजा धड़क से रह गया और त्योहारियाँ चढ़ गई। वैशाली उसके कमरे से बाहर निकल रही थी। उसके कपड़े भी तुड़े मुड़े हुए थे। रजनी ने आव देखा ना ताव और झपट कर वैशाली के बाल पकड़ लिए। जीजी, डाइन भी साथ घर छोड़कर वार करती है। तुम हर रोज बाहर जाकर मुंह काला करती रहती हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं।
पर आज तो तुमने मेरा घर भी नहीं छोड़ा। तुमने अपने देवर पर भी डोरे डालने प्रारंभ कर दिए और यहाँ भी रंगलेलिया का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। अरे उल्टा कुलक्षणी, ऐसी कौन सी आग लगी हुई है जो घाट घाट का पानी पी रही हो? बाल खींचने से वैशाली ने जोर की सिसकी भरी और तड़प कर कहा, ईश्वर के लिए रजनी, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। वरुण मेरे पुत्र के समान है, मुझे इतनी गंदी गाली मत दो, इतना बड़ा कलंक मत दो। वैशाली फूट फूट कर रो पड़ी। रजनी का स्वर सुनकर वरुण कमरे से बाहर आ गया और वहाँ का दृश्य देखकर भौचक्का रह गया। उसने रजनी के हाथ खींचते हुए वैशाली के बाल उसकी पकड़ से छुड़ाए और रजनी पर गरज उठा, कुछ होश भी है तुम्हें कि क्या बके जा रही हो? भाभी कुछ नहीं बोल रही है तो उन पर तुम लांछन पे लांछन लगाए जा रही हो, और आज तो तुमने हम दोनों को भी नहीं छोड़ा। सच ही सुनना है तो आज तुम भी कान खोलकर सुन ही लो। तुम्हें तो मालूम ही है कि भाई साहब एक निजी कंपनी में काम करते थे, इसीलिए उनकी मृत्यु के पश्चात भाभी को अधिक राशि भी नहीं मिल पाई और ना ही कोई काम मिल पाया। और भाभी कम पढ़ी लिखी है, उनके पास बड़ी बड़ी शैक्षणिक डिग्रियां भी नहीं हैं और समय के साथ साथ खर्च भी बढ़े रहे हैं। चिंटू और पिंकी के पढ़ाई के खर्च भी बढ़ते जा रहे हैं और तुमने तो स्वार्थ में अंधे होकर कभी मुझे एक ढेले की सहायता भी नहीं करने दी। जिस भाई ने मुझे सीने से लगा कर पाला, उसके परिवार की ऐसी दुर्दशा देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था। वह तो कलेश के डर से भाभी ने अपनी कसम देकर मुझे कहा था कि मैं उन्हें अपने हाल पर छोड़ दूं, और तुम इनकी मदद करना तो दूर, इनको कभी जली कुटी सुनाने से भी पीछे नहीं हटी। जब इनकी तंगी बढ़ने लगी तो इन्होंने कई जगहों पर खाना पकाने का कार्य प्रारंभ किया, जिससे 4 पैसे मिल सके, और इसी के क्रम में वह प्रतिदिन बाहर जाती थी और शाम ढले वापस आती थी। लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो घृणा की पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें कैसे कुछ दिखाई देता। लेकिन इतना समझ लो कि अगर आज भाभी नहीं होती तो पता नहीं हमारे विनय को क्या हो जाता। मैं नहाने चला गया था, विनय यहीं आंगन में खेल रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वह बड़ी जोर से गिरा। गिरने के साथ ही कोने में रखे गमले में उसका सिर लग गया और खून का फवारा फूट पड़ा। वह तो भाभी काम पर निकलने लगी तो उन्होंने सब कुछ देख लिया। उन्होंने सब कुछ भूलकर विनय को गोद में उठाया और प्राथमिक उपचार भी दिया। तब तक मैं नहाकर आ चुका था। फिर हम दोनों इसे लेकर डॉक्टर के पास गए और मरहम पट्टी करवाई। मैं तो बहुत घबरा गया था और तुम्हें शीघ्र आने के लिए फ़ोन करने वाला था, किंतु भाभी ने सब कुछ सूझबूझ के साथ संभाल लिया और समय रहते परिस्थिति नियंत्रण में आ गई। तब से विनय ने कुछ न खाया पिया था तो भाभी ने उसके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई थी, वह लेकर उसे देने आई थी और वह निकल ही रही थी कि तुमने उन पर अपनी घिनौनी मानसिकता की वर्षा कर दी। अरे इतना बड़ा कलंक लगाने से पहले थोड़ा आगे पीछे तो सोच लेती। आश्चर्य होता है मुझे तुम्हारी मानसिकता पर कि एक स्त्री होकर इस एक स्त्री का दर्द समझ पाने में कैसे इतनी असमर्थ और हृदयहीन हो तुम। घिन आती है तुम्हारी सोच पर। रजनी ने दृष्टि घुमाकर कमरे के अंदर की तरफ देखा तो विनय के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और विनय सो रहा था। आत्मगालीन से रजनी की आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। वह स्तंभ खड़ी वैशाली के चरणों पर गिर गई। मुझे माफ़ कर दो जीजी, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, कितने लांछन लगाए, कितने कलंक दिए। आग लगे मेरी जिह्वा को। आज तुम ना होती तो ना जाने मेरे विनय को क्या हो जाता। वैसे तो मैंने ऐसा अपराध किया है जो क्षमा के योग्य नहीं, लेकिन तुम तो बड़ी हो, छोटी बहन समझकर क्षमा कर दो जीजी। चाहे तो मुझे जूते मार लो, लेकिन मुझे क्षमा कर दो। वैशाली ने उसे उठाते हुए अवरुद्ध कंठ से कहा, रजनी, हर बार जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। हर कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। पूरी सत्यता को जाने बगैर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना समझदारी नहीं होती। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है।
तुमने जो भी किया अज्ञानतावश किया। चलो अब आंसू पोंछकर विनय का ध्यान रखो। मुझे काम पर जाने के लिए वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, मैं निकलती हूँ। वैशाली अपने घर की तरफ मुड़ गई। तभी रजनी ने भरे गले से कहा, रुको जीजी, पहले विनय पिंकी से राखी बंधवा ले, तब जाना और जाकर उनसे कह देना कि अब तुम कल से काम पर नहीं आओगी। मुझे और वरुण को अगर तुमने क्षमा कर दिया है तो अपनी सेवा का अवसर दे दो जीजी। वैशाली ने भाव विहीन होकर खींचकर रजनी को गले से लगा लिया। अश्रु के साथ क्रूरता और मलहीनता के बहते ही प्रेम के अंकुर पनपने लगे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।